Hi guys, this is Anmashi PSC. ठीक है, तो now we have done 2.10 तक and now we will do money circulation. ठीक है, तो इसमें बेसिक एसेस लाइबिलिटी एंड स्टफ है. ऑनेस्टली आई फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो बढ़िया, लाइक दिस इज़ अ केक वॉक फॉर यू. पर एनीवे यूपीएससी के पर्पसेस से ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. M0 ये होता है, इसे कहते हैं. मैंने एक्चुअली पिछले वाली वीडियो में भी बात करी थी इसके बारे में. ये रहा M0. इसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, सारे याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये होती है करेंसी इन सर्कुलेशन. करेंसी सर्कुलेशन दो होती है, एक जो पब्लिक के पास पैसा होता है और दूसरा जो पब्लिक का पैसा उनके डिपॉजिट्स में होता है. ठीक है, और जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास, ये तीनों मिला के बनते हैं M0 और M0 वट एवर. सो मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय बैंक्स, जो पब्लिक का पैसा बैंक के पास है, और डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विद आरबीआई. ठीक है, अब ये इतनी याद कर लो. मॉनेटरी बेस को और क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी और बेस मनी और सेंट्रल बैंक मनी. ठीक है, आई नो लॉट ऑफ टर्म्स बट दे मीन द सेम थिंग एंड अच्छा रहेगा याद कर लो, क्योंकि यूपीएससी जैसे पिछले वाले हमने देखा था ना, डेफिसिट का 5th वाला फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आया था, तो ऐसी कोई भी चीज़ काम आ सकती है प्रीलिम्स में. सो विल जस्ट रिमेंबर दीज 4 बेसिक थिंग्स: हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, बेस मनी एंड सेंट्रल बैंक मनी. ठीक है, 4 टर्म्स याद करने में कुछ नहीं जा रहा अगर पेपर क्लियर हो रहा है तो. ऑल राइट, ठीक है, नाउ वी विल. और एक और चीज़ ये, ठीक है, तो इसे M0 कहते हैं, M0. और जो मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर आगे आएगा, वैसे एक टर्म होता है मनी मल्टीप्लायर, M3 अपॉन M0. ये ऐसे M3 अपॉन M0. ठीक है, M3 विच आई टोल्ड यू, इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट मनी. और ये कहाँ पर गया? हाँ, M3, ये रहा M3, ये है एग्रीगेट मनी. और इसमें क्या क्या होता है? कॉइन्स विद करेंसी, बैंक की डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स, दैट्स इट. ठीक है, ऑलराइट. इसी डीमोनेटाइजेशन पे दे रखा है. वैसे तो अब इतना रेलेवेंट नहीं है ये, बट वी कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था. ठीक है, वी नो बेसिक्स. और एक 19 एक्ट किसके हिसाब से होता है? 1934 एक्ट. और ये रिकमेंडेशन होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है आरबीआई का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है. जो हमारी मेन मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब सीएम नहीं, PM प्लस COM. PM प्लस COM मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रिकमेंड करती है कि वो किसी भी बैंक के नोट्स को डिनोमिनेट कर सकते हैं और फिर वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. ठीक है, अब इसके इफेक्ट देखते हैं हम, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या है. लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी हम उसमें देखते हैं इफेक्ट कैश इन सर्कुलेशन. तो क्योंकि जब याद है, अगर आपको पता हो तो, या फिर तो क्या होता, बैंक्स के पास सब गए थे अपना पैसा लेके. ठीक है, तो ये बैंक है बाय द वे. तो सब अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे ना, तो इससे क्या हो गया, बैंक में बहुत सारा पैसा आ गया, जिससे एक्चुअली लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो गई और उससे मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज़ हो गए. मनी सप्लाई का क्या, क्योंकि अब बहुत सारे नोट्स देखो, इसमें लिखा भी 86% थे 500 और 1000 करेंसी का जो टोटल सर्कुलेशन में थे. तो क्योंकि इतना सारा पैसा चला गया ना उससे इकोनॉमी से, तो डिमोनेटाइजेशन लेड टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. और ऑब्वियसली जीडीपी भी इफेक्ट करेगा. शॉर्ट टर्म में इट विल रिड्यूस जीडीपी, क्योंकि देयर इज रिड्यूस सप्लाई ऑफ मनी, और मनी नहीं है, वेजेस कैसे देंगे, और ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ होती है. ठीक है, ऑल राइट. अब मनी क्रिएशन देखते हैं. तो पहला टर्म है जो तुम्हें आना चाहिए. अगेन कैलकुलेशन बेस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आ रहे हो. तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? इट्स वेरी इजी. ये कि पब्लिक ने करेंसी में कितना पैसा रखा है, डिपॉजिट में कितना पैसा रखा है. अगेन इसमें सिंपल एग्जांपल है, जैसे मेरे पास 100 रुपये है, मैं अपने पास 50 कैश रखूँगी और मैं 50 को बैंक में डिपॉजिट कर दूँगी, तो ये 50/50 हो जाएगा 1. सो ये है. ठीक है, तो दैट्स इक्वल. तो ये करेंसी में कितने हैं और डिपॉजिट्स में कितने. ठीक है, अब हम देखें रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. तो
जैसे अब बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। तो बैंक में अगेन ₹100 है, ठीक है। मैंने 100 रुपीज़ डिपॉज़िट कर दिए अपने बैंक में। फिर बैंक के पास ऑप्शन है कि ये उसे रिज़र्व में रखे, मतलब उससे इसे यूज़ ना करे और फिर इसे लोन में दे दे। आपको पता है ना कि बैंक जो उसका पैसा है वो किसी को लोन कर देता है, लेंड कर देता है, ठीक है। उससे उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक को इससे फ़ायदा होता है। तो या तो वो इसको रिज़र्व में रखे, मतलब इसको यूज़ ना करे, संभाल के रखे, या फिर इसको लोन में दे दे, ठीक है। तो ऑप्शन होते हैं। तो अगर वो रिज़र्व में रख रहा है, जैसे उसको अगर जैसे इस एग्ज़ाम्पल में क्या था कि वो 20 रुपीज़ रख रहा था अपने रिज़र्व्स में, और कितने, और 80 लेंड कर रहा था। पर यहाँ पर वो नीचे डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन द बैंक, तो टोटल डिपॉजिट क्योंकि 100 है तो ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से कि 100 रुपीज़ है बैंक में, ठीक है, और बैंक को कहे कि ₹50 तुम रिज़र्व में रखो, तो इनका 0.5 हो जाएगा, है ना। 50/100 0.5, ठीक है। तो ये हो जाता है रिज़र्व डिपॉजिट रेशो। अच्छा, एक और देखते हैं। ₹100 है, ठीक है, और आरबीआई ने कह दिया बैंक को कि तुम सारे के सारे पैसे ₹100 के ₹100 रिज़र्व में रखो, तुम एक भी पैसा यूज़ नहीं कर सकते, सारे संभाल के रखो, ठीक है। क्योंकि लेट्स से ये बैंक का कोई फ्रॉड हो गया एंड वट एवर एंड टू बी सेफ वो अब कोई लेंड वेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि यू हैव टू रिज़र्व ऑल द मनी, बचा के रखो, लोन में मत दो, ठीक है। कहीं लोन डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ये सब वो सब, ठीक है। तो इसका अब रेशियो क्या आएगा, रिज़र्व डिपॉजिट रेशियो 1, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये ऊपर जाता जा रहा है, मतलब जितना बैंक्स को रिज़र्व करके रखना पड़ रहा है, मनी संभाल के रखना पड़ रहा है, जितना वो लोन नहीं कर पा रहे उतना ये रेशियो इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेट्स से मैं बैंक हूँ, मैं सोचा मैं क्यों रिज़र्व करूँ, मुझे तो लोन से इंटरेस्ट आता है, मैं तो सारे के सारे लोन कर दूँगी, ठीक है। ऐसा सोचूंगी तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स दिस विल बी 0, राइट। तो ये 0 से 100 तक की वैल्यू हो सकती है ना। और अगर ये 0 है तो मतलब मैं सारा पैसा मैंने लोन में डाल दिया, और ये 1 है तो मैंने कोई भी पैसा लोन में नहीं डाला, ठीक है, और राइट, ठीक है। और यहाँ पर आरडीआर होता है सम ऑफ सीआरआर एसएलआर, जो मैं तुम्हें पहले बताई थी ना, सीआरआर एसएलआर आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इकोनॉमिक्स, तो ये वही है। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो में 2 टाइप आता है, एक तो कैश रिजर्व रेशियो और एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगेन ये आगे एक्सप्लेन कर रखा है तो तुम यही समझ लेंगे, पर इतना समझ लो इसमें सिर्फ कैश होता है, इसके नाम में ही कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी में मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड और ये सब वो सब काफ़ी चीज़ हो सकती है, कैश भी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्टली बैंक्स इसमें रखती है, ठीक है। और ये एसएलआर ये अपने पास रखती है खुद के पास, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई अपने पास ही रखेगी, और सीआरआर ये आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक टर्म एक्सप्लेन करें है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बेसिकली जैसे अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने जो बैंक में दिए, बैंक ने उसमें 20 बचा के रखे और 80 आगे किसी को दे दिए, 80 आगे किसी को दे दिए, तो ये 80 फर्दर इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर टोटल मनी की वैल्यू इसको और इसको प्लस करके हो जाएगी। तो ये वही 100 रुपीज़, अब उससे मतलब 180 कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इससे क्या होता है, एडिशनल मनी क्रिएट होता है विदाउट लाइक प्रिंटिंग मोर मनी और वट एवर। तो इसलिए इट्स सेट की लाइक इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम बैंक पे अपना पैसा डिपॉजिट करें, क्योंकि उससे इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है जब लोन करती है बैंक पैसे। और वो जो केस मैं बताई थी ना, जिसमें बैंक्स एक भी पैसा वो नहीं करते, लोन नहीं करते, है ना, जिसमें 1 था आरडीआर, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो 1 था, जिसमें बैंक को कहा था कि तुम कुछ भी वो नहीं कर सकते लेंड, सब कुछ तुम्हें सेफ रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग, वेयर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 100% ऑफ कस्टमर डिपॉजिट इन रिजर्व्स एंड कांट लेंड इट आउट, मतलब कोई वो लोन नहीं दे सकते। ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू M3/M0, जो हमने ऊपर बात करी थी, सिंपल फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन आ गया तो M3 निकालना है, M0 निकालना है, यू विल बी गुड टू, ठीक है। स्मॉल डरावना सा फॉर्मूला दे रखा है, बट
आई मीन इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड लर्न इट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आरबीआई। और फिजिकल पॉलिसी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि यार पता है एवरीवन कीप्स गेटिंग इट रॉन्ग। और अभी जो मैं शिवन सर की बजट क्लास में गई थी, पता क्या हुआ था उसमें? सर मॉनेटरी तो सर मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ मेथड पूछ रहे थे कि, तो किसी ने बोला टैक्स कम कर दो, समथिंग लाइक दैट। तो सर ने कहा टैक्स कम कर दो, हाउ इज़ दैट? ये तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बेसिक याद रखो, क्योंकि टीचर्स काफ़ी जज करेंगे आपको अगर ये गलत हो गया तो। यू कांट गेट दिस रॉन्ग। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ डन बाय आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है आरबीआई कंट्रोल्स द क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास कुछ मेथड्स होता है जिससे वो मनी की सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं और वो सब हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इज़ काइंड ऑफ लाइक मेन बैंक है हमारा। तो वो ये डिसाइड करती है कि अच्छा अभी रुपये बहुत डिप्रिशिएट कर रहा है और हमें कुछ करना पड़ेगा, तो फिर आरबीआई कम्स इनटू पिक्चर कि आरबीआई विल टेक सम स्टेप। तो वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब हम सीखेंगे अभी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लीज़ प्लीज़ अगर तुम ये देख रहे हो तो बिल्कुल फोकस करके करना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू, मतलब अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होती है, तो कमेटी के बारे में हम देखेंगे आगे। बोलते थे मॉनेटरी पॉलिसी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो 2015 में साइन हुआ था। वैसे तो पहले से ही चला आ रहा है, पर ये जो अभी इवॉल्व हुआ है उसका बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्राइमरी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका प्राइमरी गोल क्या है? इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो। क्या एक नॉर्मल सिटीज़न आपकी एवरीडे आइटम खरीद पा रहा है? तो बढ़िया, ठीक है। कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट एक इन्फ्लेशन टारगेट दे रखा है 4+-2%, ठीक है। तो अब आरबीआई का जो ये +4+-2% का गोल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली March 31, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन कंसल्टेशन विद आरबीआई ये गोल रखा है इन्फ्लेशन का, और ये March 31, 2026 तक है, विच इज़ सरप्राइजिंगली वेरी क्लोज टू अस। जब भी बुक लिखी गई थी तभी एकदम फ्यूचर में बात कर रहे थे, बट अभी तो बस इसमें लाइक 1-1.5 महीना है, ठीक है। तो इन 175 ईयर्स से वापस होगा। तो आई डोंट नो, मे बी शायद ये रखी, मे बी चेंज कर दे इन्फ्लेशन टारगेट, बट वी विल कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है विच वी विल हैव टू अपडेट, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन के लिए कौन सा मेट्रिक यूज़ करते हैं? सीपीआई कंबाइंड, याद है ना हमने बात की थी। एक तो सीपीआई अर्बन होता है, सीपीआई रूरल होता है, और एक होता है सीपीआई कंबाइंड जिसमें अर्बन प्लस रूरल होता है, वो एनएसओ निकालता है। आई होप तुमको ये सब याद है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आगे पढ़ाई करने का कि अगर तुम्हें पिछला याद नहीं है तो। एंड बाय द वे चलो ठीक है, पहले ये ख़त्म करते हैं फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, अभी बता देती हूँ। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा सारा, तो फिर हम इकोनॉमिक का एक एक्टिव रिकॉल रखेंगे, काइंड ऑफ टेस्ट जैसा, ठीक है। देखने के लिए तुम सब देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो ना, मतलब तुम्हें याद भी है, रिविजन कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइक मतलब पूरे विवेक सिंह सर की बुक के मतलब सारे फिल्म्स के चैप्टर कर रहे हैं हम, तो यू नो उसका फ़ायदा होना चाहिए तुम्हें भी एंड मुझे भी, और हम सब लाइक ना इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है ना। एक और चीज़, तो ठीक है, सीपीआई कंबाइंड याद रखना जो एनएसओ निकालती है, ठीक है। ऑल राइट, तो जो आरबीआई है, ऐसा हो सकता है ना कि इन्फ्लेशन टारगेट मीट ना करा हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है ना, ऐसा आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर अभी रिसेंटली हुआ था इन्फ्लेशन टारगेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था एंड आरबीआई कुड नॉट मीट इट्स टारगेट, ठीक है, फॉर 3 consecutive quarters। 3 consecutive quarters का क्या मतलब है? 9 months। तो अगर 9 मंथ से ज़्यादा पीरियड हो गया जो अभी हुआ था रिसेंटली, तो उसमें क्या करेगा आरबीआई? अगर आरबीआई अपने टारगेट मीट नहीं कर पा रहा तो एक रिटर्न रिपोर्ट दे देगा गवर्नमेंट को कि ये है रीज़न, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
और वही रिमीडियल एक्शन क्या लेना चाहिए और कितने टाइम तक रहेगा और वट एवर बट हाँ, बस एक रिपोर्ट देनी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर वो मतलब कभी ना कभी तो इन्फ्लेशन हो गई ना नॉर्मलाइज, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इस पर PYQ आ चुका है, तो मुझे याद नहीं रहा था PYQ है या फिर मैंने SFG में करा था बट एनीवे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि पॉलिसी रेपो रेट क्या होगी जो उनको इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। पहले बात तो हम कमेटी के मेंबर्स देख लेते हैं। एक तो ये है कि एटलीस्ट उन्हें 4 मीटिंग्स रखनी चाहिए, और वैसे तो RBI 6 मीटिंग्स रखती है, खुद से 6 मीटिंग्स रखती है हर 2 मंथ्स में, ठीक है। इसमें 4 लिखा है, मिनिमम 4, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इसमें हाँ, जैसे इसमें लिखा है दैट MPC मीट्स 6 टाइम ऑफ द ईयर, मतलब बाई मंथली, हर 2 महीने में मिलती है, ठीक है। तो और अगर सिचुएशन वारंट्स तो फिर वो बीच में भी मिल सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि 6 टाइम्स ही मिलेगी, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, MPC में 6 मेंबर्स है, ठीक है। वो 6 मेंबर्स कौन है, 3 फ्रॉम RBI है और 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ऑल राइट। तो इन जो 3 मेंबर्स हैं इसमें ऑब्वियसली एक तो RBI गवर्नर हो और 2 और होंगे, और 3 होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और सबके पास 1 वोट होता है, ठीक है। तो टोटल 6 वोट्स होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कभी टाई हो जाए, 3-3 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स गवर्नर गेट्स अ सेकेंड और कास्टिंग वोट। तो इसका मतलब जो गवर्नर डिसाइड करेगा वही होता है, ठीक है। तो RBI गवर्नर गेट्स अ सेकेंड और कास्टिंग वोट, पर ये पहले राउंड में नहीं होता, पहले राउंड में 2 वोट नहीं होता। अगर इक्वालिटी है, मतलब वोट्स इक्वल हो गए एंड कोई डिसीजन नहीं बन रहा, तब गवर्नर को दूसरा कास्टिंग वोट मिलता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा तो है नहीं MPC कोई बात बोले और RBI का मन नहीं है, नहीं यार अच्छा नहीं लगा सुनने में, मैं नहीं कर रहा, नहीं, MPC का डिसीजन बाइंडिंग होता है RBI पे, जो भी बोलेगा RBI हैज़ टू फॉलो इट, सो इट्स बाइंडिंग, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम एक्सट्रीम वर्ड्स कट कर देते हैं, पर इसमें नहीं कट करना, इसलिए ग्रीन से हाईलाइटेड है कि डिसीजन ऑफ MPC इज़ बाइंडिंग ऑन RBI। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सिर्फ रेपो रेट देखती है, ठीक है। तो वो सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करती है, ना कि रिवर्स रेपो रेट या CRR या SLR। इंटरेस्टिंगली इस बुक में टर्म्स यूज़ तो हो गए, पर अब तक इनने समझाया नहीं है। मतलब थिंग इज़, मुझे तो पता है क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, पर जिनको नहीं पता, जो मतलब अभी पहली बार ये पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट होगा। एनीवे, अभी हम आके देखेंगे और एक बार में देख लेंगे क्या होता है। इसमें बेसिकली लिखा है 2 कंपोनेंट्स ऑफ MPC फ्रेमवर्क है कि इन्फ्लेशन को रखना और ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना, प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देना, एवरीथिंग। अब आए ना, देखो ये है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब यही है जो है ऑनेस्टली, मतलब अब हम जो पढ़ रहे थे वो सब तो था क्यूट, ये है जो आता है पेपर में डायरेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितनी बार हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपको पता है तो बढ़िया, रिविजन हो जाएगा, नहीं पता तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, राइट, हम सब बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। मैं गई हूँ, मुझे बैंक से मैंने ₹100 लोन ले लिया, ठीक है। अब लेट से बैंक के पास ही पैसे नहीं है, तो बैंक किससे लोन लेगा, अब बैंक मुझसे तो लेगा नहीं यार कि अनमास UPSC आप ही दे दो, ठीक है, आप ही मुझे लोन दे दो, ऐसा तो मेरे पास नहीं आएगी बैंक जाएगी RBI के पास कि यार RBI यार ये लड़की मुझसे 100 रुपये मांग रही, मेरे पास है नहीं, और मैं नहीं चाहता ऐसे पता चले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे दे दो, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता, ये मैं ऐसे ही फ़नी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है हमारे बैंक के पास 100 रुपीज़, पर ठीक है, लेट्स से कि ठीक है बैंक को पैसे चाहिए, तो वो कहेगा RBI से प्लीज़ दे दो, तो बैंक ने कहा चल यार तू 100 रुपीज़ मुझसे लेके उसको दे दे, या अपने पास रख, या सैलरी दे, जो भी करना है कर, एंजॉय कर तो 100 रुपीज़ का, पर मैं तो इंटरेस्ट लूँगा। RBI है ऐसे तो नहीं, मतलब यहाँ कोई चैरिटी छोड़ी चल रही, इंटरेस्ट लेंगे हम तो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होती है, जैसे लेट्स से 10%, वैसे शायद ज़्यादा ही बता रही हूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा बता रही हूँ, इतनी नहीं है, पर जस्ट इमेजिन ईजी कैलकुलेशन के लिए, और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट RBI डिसाइड करती है, इसे ही कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, सिंपल।
तो द इंटरेस्ट रेट एट विच, अभी थोड़ा सा सब फैंसी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं पर बात यही है बेसिक, इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी। ओहो हो, ओवरनाइट मतलब सिर्फ एक, मतलब लेस देन वन डे की ड्यूरेशन, मतलब मैंने आज दिया और मतलब आज रात दिया कल सुबह ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैंक ने रख लिया, बैंक को वापस, मतलब सॉरी हाँ बैंक ने रख लिया, RBI अगले दिन सुबह ही कह देगा बस अब पैसे वापस ला, ठीक है। तो ओवरनाइट सिर्फ ओवरनाइट होती है, लिक्विडिटी मतलब पैसा, ठीक है। तो प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो ये NDTL होते हैं बैंक्स के, तो वो उसी के परसेंटेज के हिसाब से ले सकती है, ऐसा नहीं कितना ही पैसा ले सकती है। इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, इसका मतलब भी बता देती हूँ, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये पहले हमने टाइम और डिमांड और टाइम टर्म्स कहाँ सुने थे, जब हम वो कर रहे थे ना कि बैंक के पास जब पैसा जाता है या तो डिमांड डिपॉजिट में जाता है या फिर टाइम डिपॉजिट में जाता है ना। तो बेसिकली जब मैं बैंक को पैसा देती हूँ, है ना, मैं बैंक के पास 100 रुपीज़ जमा कर रही हूँ, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी हो गई, तो ये वही लाइबिलिटी है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। मतलब उसके पास, बैंक के पास सारे कस्टमर्स का कितना पैसा रखा हुआ है वही है उसकी लाइबिलिटी। तो टोटल जैसे मतलब सबसे मिला मिला के उसके पास 1000 रुपये उसने कलेक्ट कर लिए, अभी 1000 रुपये का सिर्फ 0.25% लिमिट तक ही RBI से पैसे मांग सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर से ऐसा नहीं कि बस बैंक ने ठीक है बोल दिया हाँ भाई दे दूंगा कल पक्का पक्का और RBI मान गया, ऐसे नहीं होता। आपको कुछ कोलैटरल भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे RBI क्या लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, ट्रेजर बिल्स दो, या फिर गोल्ड दे दो, पता नहीं कुछ तो दो मुझको, ठीक है। मतलब RBI ऐसे नहीं है, मजाक में नहीं लेता, एकदम इंटरेस्ट भी लेगा, कोलैटरल भी लेगा और अगले दिन पैसे भी मांगना आ जाएगा, ठीक है। एकदम फटाफट बढ़िया काम, ठीक है। और ये सिक्योरिटीज़ होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, तो इनसे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती रहती है ऊपर। हाँ उसमें टी बिल्स, G-Secs ये सब आते हैं, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। अब रेपो का मतलब क्या है, ये होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट की, इसका मतलब, तो इसमें वही सब एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने यहाँ पर प्यारा सा इमेजिनरी सिचुएशन बना के बताया था। तो इसमें क्या है, बैंक्स बोरो करता है RBI से रेपो रेट पे, ठीक है। और फिर बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो RBI पे कोलैटरल रखती है, यही है कोलैटरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखेगी RBI के पास और उससे कैश दे देगी, ठीक है, विद प्रॉमिस कि मैं रिटर्न कर दूंगा ओवरनाइट, ठीक है, अगले दिन आके पैसे वापस कर दूंगा। और ये कैश फिर RBI उसका वापस मिल जाएगा और बैंक्स को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगेन रेपो रेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी रेट, जो हमने ऊपर देखा था, इसे ही यूज़ करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने के लिए, विच इज़ 4 ± 2%। ऑल राइट, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन बदल जाती है। इसमें क्या होता है, ये है हमारा RBI और ये है अपना बैंक, ठीक है। और ये बहुत अमीर बैंक है यार, मतलब इसके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं। तो इसने सोचा यार कोई, मैंने ठीक है मैंने सबको दे दिया, मैंने अंबानी, अदानी, मुझे अनमोल UPSC सबको मैंने लोन कर दिया, अभी भी मेरे पास 1000 रुपये बचे, इसका क्या करूँ, मुझे अपने पास नहीं रखना, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसे लोन करने का मन है। तो ठीक है, तो वो हो जाएगा RBI के पास, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, RBI खुद से अगर उसे लिक्विडिटी कम करनी होती तब करता है रिवर्स रेपो रेट, पर ठीक है एग्जांपल के लिए समझते हैं, ठीक है। तो बैंक जाता है RBI के पास कि तुम ये 1000 रुपये ले लो, ठीक है। उसके बदले RBI क्या देता है इसको, अब ये भी यार बैंक ने भी सीख लिया RBI से कि मैं तो लूँगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसे खाली हाथ तो दूंगा नहीं, और मैं ऊपर से लूँगा इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब बैंक एकदम डिट्टो कॉपी कर रहा है RBI की हरकतें कि ये करे तो मैं पीछे क्यों हटूँ। तो अब क्या होगा, फिर अगले दिन बैंक पैसे भी अपने वापस मांगना आ जाएगा इंटरेस्ट के साथ, बेसिकली यही है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसे ही कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक इंटरेस्ट रेट एट रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। ये एब्जॉर्ब लिक्विडिटी क्यों लिखा है, अगर 1000 रुपये बैंक में होता
तो ये मनी सप्लाई का पार्ट हो सकता है किसी ने लोन में ले लिया, मतलब कोई मेरा सब्सक्राइबर है, उसने सोचा अरे 1000 रुपये मैं लोन में लेता हूँ, मैं अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी करूँगा, कंपनी खड़ी करूँगा, स्टार्टअप करूँगा, यूपीएससी बुक्स खरीदूँगा, वटेवर। ठीक है, तो तुम में से किसी ने ये 1000 रुपीज़ ले लिए, तो ये मनी सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पर आरबीआई को तो लिक्विडिटी कम करनी है। कब करनी होती है लिक्विडिटी कम? जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो लिक्विडिटी, तो जब महंगाई होती है तो आरबीआई क्या करता है, उसको लिक्विडिटी कम करनी होती है, मतलब बहुत सारा पैसा है इकोनॉमी में, तब वो क्या करता है, ऐसे बैंक से कहता है मुझे दे दे पैसे। ठीक है, और बैंक खुशी खुशी दे देता है कि हाँ ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये तब और ये कोलैटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब आरबीआई तो पैसा कर ही देगा वापस। तो ये आरबीआई पैसे ले लेता है, तो इट एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी, और इन्फ्लेशन के टाइम बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई मोस्टली करता है जैसे थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो जाए। ठीक है, अगेन ओवरनाइट बेसिस पे होता है, और कोलेट्रल भी लेता है। ठीक है, वही एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी प्रेजेंटली अभी जब ये बुक पब्लिश हुई थी, बैंक कितना ही पैसा पब्लिश कर सकती है, बट इफ़ रिक्वायर्ड आरबीआई में पुट अ कैप ऑन इट। ठीक है, अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? अब पहले हम ये समझते हैं, स्टैंडिंग वर्ड होता है जो चीज़ परमानेंट होती है। ठीक है, जिससे हमने पढ़ा था ना, स्टैंडिंग डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़, और अपनी एडहॉक कमिटीज़ जो टेम्प्रेरी होती है, स्टैंडिंग मतलब जो परमानेंट होती है। ठीक है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ होती है, ये परमानेंटली होती है, और ये अभी मतलब अमेंडमेंट हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के 2022 अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, अनलाइक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये कभी भी हो सकती है थ्रू आउट ईयर, मतलब ऑल डेज अवेलेबल है वीक के। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ऐसा है, जब भी आरबीआई का मन करे वो तभी करेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है तो मैं चला जाऊँगा, आरबीआई कह रहा मैं ले ही नहीं रहा, अभी चाहिए ही नहीं मुझको। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? तो उस केस में आरबीआई ने लॉन्च करा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें कभी भी बैंक अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, ये उन सिचुएशंस के लिए है, क्योंकि पहले ये नहीं था, पहले वेट करना पड़ता था बैंक्स को कि यार रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आए, कुछ हम कुछ करें। ठीक है, तो उसमें कितना ही पैसा ओवरनाइट के लिए बैंक डिपॉजिट कर सकती है आरबीआई में। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जैसे उसमें आरबीआई कोलेट्रल दे रहा था ना, जैसे G-Sec दे दिया बैंक को, इसमें आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देगा। नो बाइंडिंग कोलेट्रल कंस्ट्रेंट्स ऑन आरबीआई। ठीक है, मतलब आप मुझे ठीक है, बैंक ने 1000 रुपये दे दिए, पर आरबीआई ने कहा मैं कोई कोलेट्रल नहीं दूंगा, मतलब मैं G-6 नहीं दे रहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं दे रहा। तो इसमें क्या होता है, रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, पर टू बी ऑनेस्ट सबको पता है आरबीआई पैसे दे देगा, कोई रिस्क नहीं है, बट स्टिल कहने के लिए कोलैटरल नहीं है तो रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है दूसरी स्टैंडिंग फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जैसे बैंक कभी भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ये भी बाद में इंट्रोड्यूस किया था 2011 में। तो जैसे लेट्स से अभी रेपो रेट का कोई सीन नहीं है। ठीक है, आरबीआई ने अपनी गेट वेट बंद कर रखे, ठीक है, आराम से, और यहाँ पर एक बैंक है, इससे मैं आगे पैसे मांग ली कि मुझे 1000 रुपये दो, या फिर एम्प्लॉयज़ आ गए हमें पैसे दो, या फिर कुछ भी हो गया, बैंक को चाहिए पैसे और उसके पास नहीं है पैसे। ठीक है, तो आरबीआई का रेपो रेट वाला बंद है और सब पैसे मांगने आ गए, क्या करे बैंक? अब क्या कोई, तो उसके टाइम काम आता है एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगेन इसमें वर्ड स्टैंडिंग है, मतलब वो वही स्टैंड कर रहा है, इट्स परमानेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरबीआई का ये फीचर है जिसमें बैंक कभी भी आके लोन ले सकता है कि यार प्लीज़ मुझे 1000 रुपये दे दो, ये अनवाज यूपीएससी आके पैसे मांग रही है वापस। ठीक है, तो इस केस में बैंक वाले पैसा आरबीआई से कभी भी आके ले सकते हैं, एंड फिर अगले दिन वापस कर सकते हैं। तो बोरो एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट मनी। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे बैंक से कुछ कोलैटरल देना होता है ना, ठीक है, और बैंक को तो अब भी देना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बैंक का मतलब पता नहीं यार वापस करे ना करे, आरबीआई को नहीं है ट्रस्ट, आरबीआई लेगा अपना कोलैटरल। तो इस केस में आप अपने एसएलआर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो एसएलआर क्या होता है, एक रिज़र्व होता है ना,
रिज़र्व होता है जो बैंक अपने ही पास रखता है। अब लेट्स से बिल्कुल ही मतलब पैसे नहीं है तो फिर बैंक अपने SLR रिज़र्व स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अपने रिज़र्व यूज़ करके RBI से पैसे मांग सकता है। बट रिमेंबर SLR को हम तब यूज़ नहीं कर सकते जब हम रेपो रेट से पैसे ले रहे हो, तब यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर हम MSF से पैसे ले रहे हैं तो हम SLR को यूज़ कर सकते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो बाय डिपिंग इनटू देयर SLR पोर्टफोलियो अप टू लिमिट 2% एट वट एवर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अगर कोई लिक्विडिटी शॉक्स और ऐसे उनको करने के लिए अगेन इसमें वही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया, बैंक्स कैन नॉट कीप SLR सिक्योरिटीज़ टू अवेल लोन फ्रॉम RBI रेपो रेट। मतलब RBI ने MSF के लिए तो SLR अलाउ कर दिया, पर अगर आपको रेपो रेट से पैसा लेना है तब तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब अलग से देनी पड़ेंगी। आप SLR वाला पैसा यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको बचा के रखना है, ठीक है। वो रिज़र्व मनी है, ठीक है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट मतलब तुम सेम रेपो रेट समझ लो, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पर ये रेपो रेट ही है, ठीक है। इसमें वापस बैंक है, मैं इसे वापस लोन लेने आ गई, ठीक है, तो बैंक ने कहा नहीं है पैसे, तो RBI के पास किया, तो RBI से उसने क्या लिया, इस बार रेपो रेट नहीं लिया क्योंकि अब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। अब मतलब मुझे चाहिए अच्छा खासे टाइम के लिए, ना कि ओवरनाइट। तो इसने कहा कि ठीक है, RBI ने कहा तो तुम बैंक रेट यूज़ कर लो। बैंक रेट इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अनलाइक रेपो रेट जो ओवरनाइट होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसमें बैंक को कोई कोलैटरल भी नहीं देना पड़ेगा। बट थिंग इज़ इसमें जैसे लिखा हुआ है अब LAF इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब रिजर्व बैंक ने डिसकंटिन्यू कर रखा है बैंक रेट का ऑपरेशन, पर ठीक है, समझने में क्या जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये रेपो रेट जिसमें जो RBI है वो लिक्विडिटी इकोनॉमी की बैलेंस करके रखती है थ्रू रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अपना SDF और अपना MSF। इसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ, ये ऑपरेशन है RBI के, ठीक है, जो सारे ऑपरेशन मिला के कंसिडर, जैसे ओवरनाइट वाले रेपो और रिवर्स रेपो और SDF MSF सारे मिला के उसे LAF कहते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं कि RBI लिक्विडिटी मैनेज करती है, ठीक है। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन की जो करेंसी होती है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, उसे फॉरेक्स स्वैप कहते हैं। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOs, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, जो RBI के पास वो होता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो अगर इसको लिक्विडिटी कम ज़्यादा करनी है तो लेट्स से अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, ठीक है। अब इतना सारा पैसा है और RBI को पैसा कम करना है, तो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो जैसे मैंने सोचा ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है तो मैं पैसा RBI को दे दूँगी, RBI के पास आ गया ये पैसा, तो क्या हो गया, जो हम सब का पैसा है, ठीक है, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ने सब ने खरीद लिया, ठीक है, सब ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा कम हो गया। क्यों, अब तो सबके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है, दैट्स नॉट मनी, राइट। इवन इफ इट्स वेरी लिक्विड, इट्स नॉट एग्जैक्टली मनी। तो लिक्विडिटी कम हो गई इकोनॉमी में, तो दैट्स व्हाट इट वांटेड। अब उसका उल्टा हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी वापस अगर उसे लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी हो तो। लिक्विडिटी यूज़ करना चाहिए टर्म, क्योंकि इकोनॉमिस्ट वही यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में भी बेसिकली यही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना खरीदना, ठीक है, सेम थिंग, ऑल राइट, ठीक है। और भी चीज़ें हैं बहुत बेसिक, जैसे लॉन्ग टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें RBI गिव्स मनी फॉर फिक्स लॉन्ग टर्म, ठीक है। टारगेटेड भी होते हैं, टारगेटेड इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को RBI टारगेट करती है, ठीक है। तो LAF कॉरिडोर देखते हैं। तो LAF कॉरिडोर में MSF रेट और SDF फ्लोर होता है। इसका मतलब क्या है, MSF होता है अपर एंड, SDF होता है फ्लोर। और ये मैंने वो चेक भी कर लिया, MSF है फिलहाल 5.5% विच इज़ द सीलिंग, एंड SDF है 5%। तो इसके बीच में ये जो 0.5% है ये LAF कॉरिडोर है।
ऑलराइट, अब हम CRR SLR का बात करते हैं, जिसकी मैं बार में इतनी बार मेंशन कर रही थी। ठीक है, तो CRR अगेन जैसे मैंने बताया है, ये होता है कैश। ठीक है, मेंटेन विद RBI, ये RBI के पास रखते हैं, ये कैश रखते हैं। NDTL भी मैंने बताया है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, फोर्टनाइटली बेसिस में रखते हैं, मतलब 15 डेज। ऑलराइट, ठीक है, तो आपका कैश रिजर्वेशन कैश में होना चाहिए, RBI अपने पास रखता है, ये उसके रिस्पेक्ट में होता है NDTL के हिसाब से। ठीक है, और इसको CRR कहते हैं। ये ऑब्वियसली RBI एक्ट 1934, और ये क्यों होता है? स्टेबिलिटी बनाने के लिए। अगर लेट्स से बैंक अपने 100 रुपये के 100 रुपये लोन कर दे, ठीक है, और मैं आ गई अपने पैसे मांगने कि मैंने आपको 50 रुपीज़ दिए थे, मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब बैंक के पास है ही नहीं पैसा, क्या करे वो, क्योंकि उसने तो सारे लैंड कर दिए। अब क्या होगा? तो इस केस में, इन केस लाइक कभी हम जो कस्टमर है, जो बैंक के वो है, हमने डिपॉजिट दे रखे है और बैंक से हम वापस लेना है, तो पैसा होना चाहिए ना। कभी बैंक रन की सिचुएशन हो जाए, पैसा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वो जो पैसा है, वो जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो रिजर्व रहता है और ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, और सिक्योरिटी देता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक और रेशियो और एक और रिजर्व है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। इसका आई होप तुम्हें याद हो, 2 डिफरेंसेस मैंने बताए थे। एक तो इसमें कैश के अलावा और भी चीज़ें होती है ना, कैश होते हैं, G-Secs होते हैं, ठीक है, T-bills होते हैं, और इसमें ये बैंक अपने पास ही रखता है। ठीक है, मतलब मुझे RBI को देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक अपने पास। ठीक है, मेंटेन देमसेल्स ऑन अ डेली बेसिस, जैसे फोर्टनाइटली बेसिस है, ये डेली बेसिस है, रोज़ RBI चेक करने आएगा, है ना, SLR है ना तुम्हारे पास, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे आएगा नहीं, बट तुम समझ जाओ ना, ये सब मैं तुम समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, कैश भी रख सकते हैं। मोस्टली सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गोल्ड रखते हैं, क्योंकि उससे इनको फ़ायदा मिलता है। अभी गोल्ड रखा होगा बैंक्स ने, तो अभी गोल्ड के प्राइस इतने हाइक हुए, तो बढ़िया पैसे कमाए होंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट मिलता है, तो बढ़िया पैसे कमाए होंगे। तो इसलिए वो जो, और ये भी NDTL के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे हैव टू मेंटेन SLR, और ये बैंकिंग रेगुलेशन है 1949। ठीक है, उसके हिसाब से रखना होता है, और इसकी सीलिंग है 40%। ठीक है, क्योंकि देखो, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक आर लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। अगर मैं कभी आऊँ तो मुझे अपना पैसा मिल जाना चाहिए, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और ये मैंने तो बताया NDTL का फुल फॉर्म, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। काफ़ी देर जाके यार ये बुक ने बताया, एनीवे। ठीक है, तो सारे बैंक्स की या तो सेम या फिर अलग अलग पर रिक्वायरमेंट्स होती है, बट ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर वो स्केड्यूल है या नॉन स्केड्यूल्ड है, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR। ठीक है, अब जो स्केड्यूल बैंक है, उनके मेंटेनेंस को गवर्न करता है, CRR की मेंटेनेंस को गवर्न करता है RBI 1934, और जो नॉन स्केड्यूल बैंक्स है, उनके CRR को मेंटेन करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही गवर्न करता है मेंटेनेंस ऑफ SLR फॉर ऑल बैंक, स्केड्यूल एंड नॉन। ठीक है, अब ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, हम थोड़े से ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो जो आपका CRR है और ये आपका SLR है, ये आपका SLR है। ठीक है, अब ये अब इनके अंदर दो हैं, एक तो स्केड्यूल बैंक्स होते हैं और एक नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं। इसके भी स्केड्यूल बैंक्स होंगे, नॉन स्केड्यूल बैंक्स होंगे। तो जो स्केड्यूल बैंक्स है, उसका कौन देखता है? उसका देखता है RBI एक्ट 1934, और जो नॉन स्केड्यूल बैंक्स का देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, और SLR दोनों के में कौन देखता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, सिंपल। मतलब जो CRR फॉर स्केड्यूल बैंक्स के अलावा सब कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही देख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। यहाँ पर आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता बेचता है RBI,
जैसे वो लिक्विडिटी, देखो इसमें लिखा है ना लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी को अगर उसे इंक्रीज डिक्रीज करना है तब, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक तो है आउटराइट OMOs जिसमें परमानेंट, जिससे RBI ने कहा कि ठीक है तुम ये खरीदो, और इसने बोला नहीं है कब वापस अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, बस ये हो गया, मतलब उसने बेच दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो खरीदेगा नहीं बताया। और एक होते हैं LAF OMOs, इसमें स्पेसिफिकेशन होती है डेट और प्राइस जिस पे मैं ये वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूँगा, ठीक है। ये कितना बड़ा चैप्टर है यार। ऑल राइट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टरलाइजेशन, बाय द वे ये प्रीलिम्स का PYQ है ये टर्म। राइट, ठीक है। तो ये भी वैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, बट हम फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो दे रखा है कि जैसे जो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अभी उनके वो आ रहे हैं FDI इन्फ्लोज आ रहे थे, ठीक है। अब तो नहीं, अब तो टैरिफ वायरस में तो पहले की बता रही हूँ, ठीक है। जब ये बुक लिखी गई थी तब की बात है, ठीक है। तो पहले जो डेवलपिंग कंट्री थे उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो आपका लोकल करेंसी वो अप्रिशिएट करा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, ठीक है। तो इससे करेंसी अप्रिसिएशन या फिर इन्फ्लेशन, इसको वो करने के लिए, काइंड ऑफ ईज़ करने के लिए स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन या फिर आपका MSS विच इज़ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। इसके बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, पर एक तो वो है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, ये सब बाय एंड सेल करती हैं, ठीक है। ठीक है, टर्म याद कर लो। मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। जो एक्सपेंशनरी होती है उसको डोविश कहते हैं या अकोमोडेटिव कहते हैं या ईजी कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशनरी ई से स्टार्ट होता है, ईजी ई से स्टार्ट होता है, ये तो ऐसे याद रख लेना। एक डव है, वो उड़ते टाइम अपने जो फेदर्स है वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, डविश। और अकोमोडेटिव, व्हेन यू आर अकोमोडेटिव यू आर वेरी इजी पर्सन, इजी गोइंग, आप इजीली अकोमोडेट कर जाते हो, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और यह है कॉन्ट्रैक्शनरी हॉकिश से डर के आप एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, छोटे से हो जाते हो, ठीक है। और टाइट मनी पॉलिसी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, हॉकिश और टाइट, दैट इज़ द सेम, ठीक है। क्योंकि ये एक बार आई थिंक SFG में आया था, तो इसलिए मुझे याद है, ठीक है। तो RBI नेट फंक्शन, वैसे तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है जो मुझे तुम्हें समझाना पड़े, बेसिक रीडिंग है कि हिल्टन कमीशन, यंग कमीशन ने इसको रिकमेंड करा था, नेशनलाइज 1949 में हुआ था। इसके बहुत सारे वो हैं फंक्शंस, मॉनेटरी मैनेजमेंट करना, मतलब यार ये सब तो तुम भी पढ़ सकते हो, मतलब अगर कोई कंसेप्चुअल है तो मैं रोक के समझाऊँ, पर इसमें देखते हैं, लेट्स सी। रेगुलेशन, सुपरविजन, ऑब्वियसली सुपरवाइज करेगा बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल्स हो, कमर्शियल बैंक्स को। इसमें कमर्शियल बैंक्स वो होती है जिनमें लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम RBI टू कमेंस बैंकिंग ऑपरेशन। वो क्या क्या रेगुलेट करता है, मर्जर, अमेलगमेशन, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, वाइंडिंग अप मतलब बंद होना, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। यार इसमें कुछ समझाने का है नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। ये एक चीज़ है शायद, हाँ ये है, चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी क्या होता है, DICGC। तो जैसे अगर मैंने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा और कोई इशू हो गया, बैंक्रप्सी हो गई, फेलियर हो गया, ठीक है, तो एक इंश्योरेंस होता है जो हर एलिजिबल बैंक को क्या होता है, जैसे मैं लेट्स से मैं SBI की वो हूँ, ठीक है, मेरा SBI में पैसा है और कोई बैंक्रप्सी का इशू हो गया और मुझे अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे, बट ये DICGC की वजह से मुझे अपने 5 लाख तक मिल सकता है। दिस इज़ द अपर लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, विद प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंबाइंड पर डिपॉजिटर पर बैंक, ठीक है। तो अगर मेरे इसमें, अगर जैसे मेरे 2 लाख हैं तो मुझे 2 वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे 10 लाख हैं, 10 लाख है, तब मुझे 5 लाख तक ही मिलेंगे, ठीक है। 5 लाख इज़ द अपर लिमिट, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट समझाने का, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं अंडर, तो ये दोनों रेगुलेट करते हैं, RBI भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है।
टोटल 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तुमने सुना होगा नाबार्ड, काफ़ी ने पेपर भी दिया होगा नाबार्ड का, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। एनएचएम होता है, आई थिंक हाउसिंग से रिलेटेड होता है। एग्जाम होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए होता है। सिट भी होता है, स्मॉल आई थिंक स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये 4 है मेन। बस ये याद रखो, ये सारे आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर है, चाहे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर एनबीएफसीज हो, जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स हो, सब आरबीआई के अंडर आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो करता है। देखो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ हाईलाइट भी नहीं करा कुछ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसमें बस ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है, तो मतलब ये यू कैन रीड, मतलब इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। तो इसमें ठीक है, और कोई देखती कुछ है क्या? एनपीसीआई तुम्हें पता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशली इसकी वजह से पता होगा, यूपीआई की वजह से। ठीक है, मतलब बेसिकली जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होता है ऑथराइज बाय आरबीआई, ये पेमेंट सिस्टम जैसे हमें तो पता ही है, आईएमपीएस का भी यूज़ किया हो तो पता नहीं, यानी यूपीआई तुम सब ने यूज़ करा है। ठीक है, और भी होता है, रुपए कार्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फास्टैग होते हैं टोल्स पे। और एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, वेयर 50% ऑफ स्टेक इज ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो बैंक्स के पास है इसका मेजर स्टेक। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं मोस्टली, जैसे एग्रीकल्चर, जिनको इतनी इजीली वो नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। ठीक है, जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी वाले अदानी अंबानी कोई आए, उनको तो आराम से लोन दे देंगे, पर फार्मर्स आते हैं तो उनको कोई लोन नहीं देता जल्दी से। ठीक है, कि सबको लगता है कि हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे ना, मतलब जो ऐसे कम रिस्क है, पैसे ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा पैसा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए आरबीआई ने स्टार्ट किया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें वो सेक्टर जिनको टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट नहीं मिलता, उनके लिए है ये। ठीक है, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, उनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होता है। रीजनल रूरल बैंक्स को तो और ज़्यादा 75%। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका काम ही है स्मॉल एमएसएमईज और इन सब का ध्यान रखना, तो इनको भी 75%। पेमेंट्स बैंक दे डो नॉट गिव क्रेडिट, ये एक चीज़ है, पेमेंट्स जो पेमेंट बैंक्स होती हैं वो लेंडिंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो किसी क्रेडिट नहीं देती, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। ठीक है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसमें लिखा है कि 75%। तो वैसे तो ये सारे देख लेना, अगर ये कुछ चेंज हो गए तो, कि बुक है ऑनेस्टली आउटडेटेड है अभी ये एडिशन, तो ये नंबर चेक कर लेना। रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अज्यूम है कि रूरल एरियाज़ में है, तो ये जिनको भी लोन देंगे वो प्रायोरिटी में ऑलरेडी आते होंगे। जिसमें लिखा है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन के लिए, किसी को घर चाहिए घर बनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल बनाओ, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, अदर जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन बोरोड फ्रॉम मनी लेंडर्स, जैसे किसी ने बहुत हाई इंटरेस्ट पे दे दिया आपको और आपको रीपे करना है, तो उसके लिए भी यू कैन टेक, क्योंकि मनी लेंडर कर एक्सप्लॉइट भी करता है। ठीक है, स्टार्टअप्स को लोन देते हैं। वीकर सेक्शन जैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, SC/STs, और ये ऐसी चीज़ हमें पता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें मोस्टली वेमेन होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ठीक है, अगेन इसमें लीड बैंक स्कीम वैसे तो अभी आउटडेटेड हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अगेन काइंड आउटडेटेड। अभी नई एग्रीकल्चर की स्कीम्स पे ध्यान देना, जो हम बजट सेशन में शिवन सर ने बात की थी, जैसे एग्री स्टैक, ये है न्यू एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो ऐसे ऐसे जो भी वो है नई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन पे फोकस करना, जो आपकी GS3 में भी काम आएगी मेंस के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। RBI इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पब्लिश 2 रिपोर्ट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो RBI को 2 रिपोर्ट करनी होती है, तो एनुअल रिपोर्ट होती है अंडर RBI एक्ट 1934, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949 के अंदर रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया।
तो ये 2 रिपोर्ट मतलब बेसिकली अपनी एनुअल रिपोर्ट और जो बाकी बैंक्स की है उनके लिए उनकी एनुअल रिपोर्ट, ये दोनों इसे हर साल पब्लिश करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर तुम्हें याद होता है ये इसका क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो फॉरेन करेंसी होते हैं और जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो उससे अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉलर अप्रिशिएट होगी तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, परचेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना। ठीक है, रेपो रेट देना, तो रेपो रेट जब बैंक्स को देता है तो बैंक्स इनको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, डेट मैनेजर और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसके लिए से कमीशन और इनकम मिलती है। और सेन्योराज, और ये आई थिंक हमने बताया था, जब प्रिंटिंग मनी से जो मनी प्रिंट करने से जो प्रॉफिट होता है उसे सेन्योराज कहते हैं, सेन्योरेज। ठीक है, तो एक चीज़ तुम्हें शायद पता होगी, ये जो भी प्रॉफिट होता है आरबीआई का, ये किसके पास जाता है? ये जाता है गवर्नमेंट के पास। इसमें लिखा हुआ है कहीं, हाँ ठीक है, द रिमेनिंग नेट इनकम इज़ ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एज प्रॉफिट। ठीक है, तो जो ये प्रॉफिट चला जाता है, तो इसलिए बिमल जलान कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि तुम एटलीस्ट 5.5 to 6.5% ऑफ बैलेंस शीट उसे मेंटेन करके रखो, और कंटिजेंसी रिस्क बफर, एक रिस्क बफर बना के रखो जिससे एक हारमोनी रहे। पर थिंग इज़ पता है लाइक वेरी इंटरेस्टिंगली, और ये अभी हमने बजट सेशन में भी शिवन सर ने बात बताई थी, तो अभी कॉन्स्टेंटली जो आरबीआई का प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और ये गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज है पैसे का। क्योंकि अभी उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स कम कर दिए, जीएसटी में रिफॉर्म्स लिया तो जीएसटी कम कर दिए, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक इसका बहुत बड़ा सोर्स है आरबीआई। आरबीआई के जो प्रॉफिट्स हैं वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वैसे आउटडेटेड है, बट ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये ई-रुपीज़ होती है, इट्स अ लीगल टेंडर, और ये मतलब बेसिकली कैश जैसी होती है, इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम कैश, और ये एक्सचेंज फ्रॉम वन टू अनदर, बस ये डिजिटल है। ठीक है, इसमें वो नहीं है, मतलब लाइक नोट नहीं होते, बस ये डिजिटल होती है। ये आरबीआई ने लॉन्च की थी क्योंकि उसे डर लगा था बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज वीकन कर देंगे फाइनेंशियल सिस्टम, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट या ठीक है, इम्पोर्टेंट ई-रुपी अगेन। ठीक है, ये सारे वो है यार, टेढ़ा के दे रखा है। एनीवे, तो ये जो इंडियन फाइनेंस, तो ये बैंक्स होते हैं, बैंक्स में कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें स्केड्यूल बैंक्स, नॉन स्केड्यूल बैंक्स। ये टेढ़ा क्यों है? ठीक है, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसीज या फिर एनबीएफआई। ठीक है, नाबार्ड पता है हमको, एग्जिम पता है, एनएचएम पता है, सेड भी पता है, मुद्रा पता है हमको, एनएबी एफआईडी पता है, एनबीएफसीज, प्राइमरी डीएल और सीआईसीज। सीधा नहीं है क्या वही कुछ? ठीक है, तो इसमें हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक्स या तो होती है कमर्शियल या फिर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कमर्शियल वो होती है जो ऑपरेट करती है, मतलब उनका प्रिंसिपल होता है प्रॉफिट का, मतलब उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। और कोऑपरेटिव का क्या होता है? उनका होता है सर्विस टू मेंबर सोसाइटीज़। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करूँगी तो मुझको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ऑलराइट। तो कमर्शियल बैंक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्केड्यूल्ड होते हैं, एक नॉन स्केड्यूल्ड होते हैं। स्केड्यूल का क्या मतलब है? वो किसी स्केड्यूल में होंगे तो सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई 1934 एक्ट में होते हैं। उनका पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए ₹500 करोड़। आई थिंक ये अमाउंट चेंज नहीं हुआ होगा, बट आई डोंट नो, जहाँ तक कि यही होगा। ठीक है, और नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं वो ऑब्वियसली सेकंड स्केड्यूल नहीं होता आरबीआई 1934 में, एंड दे आर नॉट अलाउड टू डील विद फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और उनकी जो मेंटेन करना होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में नॉट वे विद आरबीआई। जैसे आपको पता होगा ना, सीआरआर उनके साथ मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ। जो नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं जो उनको रिजर्व मेंटेन करना होता है, इट मे नॉट, ऐसा नहीं डेफिनेट, मे नॉट बी विद आरबीआई। ठीक है,
बट शेड्यूल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है रिजर्व विद द आरबीआई एज पर आरबीआई एक्ट 1934 जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स दो होते हैं, अर्बन और रूरल। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी को प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। और ये जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स है, दे सफर फ्रॉम डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब बोथ, मतलब जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये भी मैनेज करते हैं और आरबीआई भी मैनेज करती है। तो आरबीआई रेगुलेट करती है और ये सब भी रेगुलेट करते हैं। तो डुअल कंट्रोल है। ठीक है, इस ये काइंड ऑफ एक इशू भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होता है जिसमें 51% ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करते हैं, आईसीआई, एक्सिस। ठीक है, फॉरेन बैंक्स क्या होता है जो एस्टैब्लिश इन इंडिया है पर वो फॉरेन एंटिटी है, जैसे सिटी बैंक्स। और आई थिंक एचएसबीसी भी फॉरेन बैंक है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। सो टू डेवलप रूरल इकोनॉमी 1976 में आरआर रीजनल रूरल बैंक एक्ट के हिसाब से वो करे गए थे। तो इसकी ओनरशिप इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक इन प्रोपोर्शन ऑफ 50, 15 एंड 35। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर बैंक को स्पॉन्सर करता है इसको। एंड जो इनकी 75% ऑफ लैंडिंग है वो प्राइवेट सेक्टर्स को जाने चाहिए। और ये आरआरबीज आर अंडर सुपरविजन ऑफ नबार्ड। ये लोकल एरिया बैंक्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था सो दैट न्यू लोकल प्राइवेट लोकल बैंक्स फिर जुरिडिक्शन ओवर 2 or 3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स। अभी ओनली 4 लोकल एरिया बैंक्स आर इन इंडिया। अब पता नहीं अभी नंबर चेंज हो गया होता, मैं इस बुक के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, वो जो 4 AIFI है जैसे नबार्ड, NHB, SIDBI और EXIM, ये इनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। दे सुपरवाइज बाय आरबीआई, जो हमने पहले देख ही लिया। नबार्ड हमें पता है इस बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ये एक्ट है 1981। आरबीआई इज रियर सुपरवाइजरी पावर्स इन केस ऑफ रूरल सेक्टर टू नबार्ड वाइल रिटेनिंग रेगुलेटरी। मतलब जो रूरल सेक्टर में कोई भी वो हो, सुपरवाइजरी का इशू हो, वो नबार्ड हैंडल करता है। और जो रेगुलेटरी पावर्स है वो अभी भी आरबीआई के पास है। ठीक है, तो आर से रेगुलेटरी, आर से आरबीआई ऐड कर लेना, सुपरवाइजरी फॉर नबार्ड। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये तो है AIFI है। EXIM बैंक ये है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट जैसे MSMEs के डेवलपमेंट के लिए है ये। मुद्रा बैंक ये भी आपने सुना होगा, तरुण किशोर ये सब वो सब, जैसे इसमें लिखा है शिशु किशोर तरुण। और अब तो इसमें तरुण प्लस भी आ गया, तो अब तो चेंजेस हो गए, तो ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो बेसिकली फंडिंग होता है इनफॉर्मल सेक्टर स्मॉल बिजनेसेस को तो फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर होती है। जो बिजनेस ऑफ लोन्स, एडवांसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्विजिशन, शेयर ऑफ स्टॉक्स, तो ये सब करती है। तो डिफरेंट कंपनीज है जो अलग अलग उनके साथ रजिस्टर्ड है। वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज इसको ऑब्वियसली सेबी देखती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को एडा देखती है, निधि कंपनीज को कॉर्पोरेट अफेयर्स देखती है, ट्रेड कंपनीज को स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ये है प्राइमरी डीलर्स, ये वो है जो एंटिटीज विद आरबीआई जो डायरेक्टली परचेज और सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम क्या होता है, ये बैंक्स को इन्फॉर्म करती है वेदर जो अभी बोरोअर है वो क्रेडिट वर्दी है नहीं। जैसे मैं आई बैंक से पैसा लेने के लिए, तो CIC या तो बताएगा हाँ ये पैसा वापस लौटा देगी, तो इसे क्रेडिट दे दो, इसको लोन दे दो, या फिर बोलेगी नहीं नहीं पैसा नहीं वापस करेगी, ये इसको लोन मत दो। ठीक है, तो CIC का काम है इन्फॉर्म करना बैंक्स अगर जिस बंदे को लोन दे रही है वो डिज़र्व करता ही नहीं करता। CIC आर रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। ठीक है, पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक क्या होता है,
हमने ऊपर भी बात करी थी, ये कोई लेंडिंग नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते कोई क्रेडिट कार्ड, ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनकी कैप होती है कि 2 लाख का कैप है। अगेन ये सब चेक कर लेना कोई चेंज हुआ तो। इनका मेन टारगेट है पेमेंट्स बैंक का माइग्रेंट लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड, लो इनकम लोगों के लिए एक लो कॉस्ट सेविंग्स अकाउंट हो। ठीक है, राइट। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ किसका, स्मॉल बिजनेसेस यूनिट का, स्मॉल माइनर फार्मर्स का, एमएसएमईज का, इन सब का। ठीक है, 75% इनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में एज पर RBI। 50% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ₹25 lakhs, कॉन्स्टिट्यूट लोन्स अप टू ₹25 lakhs। ये पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को नीश और डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहते हैं। ठीक है, ये नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन थिंक इज ये ऑलरेडी करना आउटडेटेड 2019-2024 है, तो मनो तो तुम पढ़ लेना, पर अगेन इट्स आउटडेटेड। कितना बड़ा चैप्टर है, अरे ऑलरेडी नो व्हाट, 1 घंटा हो गया है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो वील डू द रेस्ट इन नेक्स्ट। उसमें मैं भी थोड़ा थक गई हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।